नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रकाश भारती जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास बॉक्सर की हत्या पार्ट 5। उसी रोज कलकत्ता में नरेन मुखर्जी अपने शानदार ड्राइंग रूम में विचार पूर्वक चहलकदमी कर रहा था। उसकी निगाहें बार बार टेलीफोन उपकरण पर जा अटकती थी और हर बार ऐसा लगता था मानो अभी घंटी बजती और रिसीवर उठाते ही सुलेमान की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन टेलीफोन की घंटी तो कई बार बजी, मगर रिसीवर उठाने पर सुलेमान की आवाज़ एक दफ़ा भी सुनाई नहीं दी। फ़ोन करता सभी स्थानीय आदमी थे। नरेन मुखर्जी ने झुंझलाकर अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 3:27 हो चुके थे। सुलेमान जब से विराट नगर गया था, रोज़ दोपहर बाद नियमित रूप से ठीक 2 बजे फ़ोन पर उसे डेली रिपोर्ट दिया करता था। लेकिन आज वो कमबख्त न जाने कहाँ मर गया था। सहसा टेलीफोन की घंटी बजी। नरेन मुखर्जी ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, वह उत्साहित स्वर में बोला। मुखर्जी स्पीकिंग। जवाब में आशा के विपरीत लाइन पर श्रीकांत की आवाज़ सुनाई दी। नरेन, श्रीकांत दिस साइड। वह कह रहा था, आज तुम्हें सुलेमान ने फ़ोन किया था? नरेन मुखर्जी चौंका। नहीं तो क्यों? करीब 3 घंटे पहले योर वॉइस के स्पोर्ट्स राइटर दीनानाथ ने मुझे फ़ोन किया था। श्रीकांत के स्वर में चिंता का गहरा पुट था। वह पूरी तरह नशे में धुत था। और लेकिन वह तो कई साल पहले शराब छोड़ चुका है। नरेन मुखर्जी ने प्रतिवाद किया। मैं उसे भरोसेमंद समझता रहा हूँ। मैं यही समझता था, लेकिन मुझे पता चला है कि करीब 2.5 घंटा पहले, यानी मुझे फ़ोन करने के करीब आधा घंटा बाद, वह नशे में धुत होने की वजह से एक ऑटो रिक्शा से टकरा गया था और अब अस्पताल में पड़ा है। छोड़ो इस किस्से को। नरेन मुखर्जी ने उतावली से पूछा, यह बताओ, उसने फ़ोन पर क्या कहा था? उसने कहा था, मैं सुलेमान को बता दूं कि वह सुलेमान की वजह से जान नहीं देगा। फिर उसने संबंध विच्छेद कर दिया। नरेन मुखर्जी के माथे पर पल पड़ गए। तुमने सुलेमान से बातें की? मैं उसे और जगमोहन को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दोनों में से किसी की ओर से भी जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा शायद सुलेमान ने तुम्हें बताया होगा। नहीं, कल 2 बजे बाद से मुझे उसने फ़ोन नहीं किया है। तुमने उसके फ्लैट पर किसी को नहीं भेजा? 1.5 घंटा पहले भेजा था। उसके फ्लैट का ताला लगा है। और जगमोहन? कुछ ही देर पहले रेस्टोरेंट से भी आदमी खाली वापस लौट आया है। जगमोहन वहाँ नहीं है। कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। नरेन मुखर्जी की आंखें सिकुड़ गई। बेहतर होगा कि तुम सुलेमान को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालो, वह सर्द लहजे में बोला। दीनानाथ ने फ़ोन पर जो कुछ कहा था वो मुझे जरा भी अच्छा न लगा। अगर हो सके तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। ओके, मैं सुलेमान को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। दीनानाथ ने जो कुछ कहा वो महज नशे की बकवास हो सकती है। कुछ भी हो, मुझे यह सब पसंद नहीं आया है। ठीक है, मैं तुम्हें फिर फ़ोन करूंगा। दूसरी ओर से संबंध विच्छेद कर दिया गया। नरेन मुखर्जी रिसीवर यथास्थान रखकर सोचने लगा। ज़रूर कोई गड़बड़ थी। सुलेमान का उसे वक्त पर फ़ोन न करना और अपने फ्लैट पर न मिलना इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि गड़बड़ खुद सुलेमान के साथ ही थी। सुलेमान पिछली रात करीब 1:30 बजे अपने फ्लैट पर लौटा था। दीनानाथ के चले जाने के बाद भी वह और जगमोहन देर तक अजय के मसले पर बातें करते रहे थे। अंत में तय किया गया कि अगले दिन का थंडर का सायंकालीन संस्करण देखने के बाद सुलेमान जैसे चाहे अजय को ठिकाने लगा सकता था। सुलेमान घर पहुंचने के बाद बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा था। नींद उससे कोसों दूर थी। अजय द्वारा अपनी ठुकाई की जाने का उसे जितना मलाल था, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा उसे जगमोहन पर आ रहा था कि उसने क्यों दीनानाथ की मौजूदगी में उसे इस कदर जलील किया था। सुलेमान का रोम रोम क्रोध एवं अपमान से जल रहा था। उसका जी चाह रहा था कि फौरन उठे और पहले जाकर जगमोहन का भेजा फाड़ डाले और फिर अजय की गर्दन तोड़ दे, मगर उसे खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ा। वह नहीं चाहता कि उससे कोई ऐसी गलती हो जिसकी वजह से उसे अपने असली बॉस नरेन मुखर्जी का कोप भाजन बनना पड़े। उसने अगले दिन दोपहर बाद तक इंतजार ही करना बेहतर समझा। हालांकि अगले रोज अजय की हत्या करने के विचार से धीरे धीरे उसका क्रोध शांत होने लगा था। फिर भी सुबह 7 बजे से पहले उसे नींद नहीं आ सकी थी। डोरबेल की चीख सुनकर
जब वह जागा तब भी उसकी पलकें नींद से बोझिल थी और सर में भारीपन था। उसने पलंग के पास मेज पर रखी अलार्म घड़ी पर निगाह डाली। 11:15 बजे थे। वह आंखें मलता हुआ बिस्तर से उतरा और आगंतुक पर बरस पड़ने की नीयत से तेजी से प्रवेश द्वार पर पहुंचा। वह पूरी तरह चैतन्य नहीं था। उसके दिमाग और आंखों में अभी भी नींद की खुमारी थी, लेकिन दरवाजा खोलकर आगंतुक पर निगाह पड़ते ही हैरानगी से उसकी आंखें फट पड़ी और गालियां बकने के इरादे से खुला मुंह खुला ही रह गया। आगंतुक अजय था। इससे पहले कि सुलेमान अजय पर झपटता या दरवाजा बंद करने की कोशिश करता, अजय ने उसकी हैरानगी और असावधानी का फायदा उठाते हुए दोनों हाथों से उसे पीछे धकेल दिया। अजय की इस सर्वथा अप्रत्याशित हरकत से तनिक असंतुलित सा सुलेमान लड़खड़ाकर पीछे हटता चला गया। अजय भीतर दाखिल हुआ और पांव की ठोकर से दरवाजा बंद कर दिया। तब तक सुलेमान संभल कर उस पर झपटने की तैयारी कर चुका था, लेकिन उसे ठिठक जाना पड़ा। अजय के हाथ में एक रिवॉल्वर प्रकट हो चुकी थी, जिसका रुख सीधा उसके पेट की ओर था। 38 कैलिबर की उस रिवॉल्वर का अजय के पास लाइसेंस नहीं था। उसके नंबर भी बड़ी सफाई से रगड़कर मिटाए जा चुके थे। वह उस रिवॉल्वर को तभी साथ रखता था जबकि ऐसा करने के अलावा अन्य कोई चारा न हो। रुक क्यों गए? वह बोला। आगे बढ़ो ताकि मुझे तुम्हारे पेट में सुराख करने का बहाना मिल सके। सुलेमान ने खा जाने वाले भाव में उसे घूरा। तुम समझते हो मेरे घर में दिन दहाड़े मुझे शूट करके तुम बच जाओगे? वह गुर्राकर बोला। बेशक, अजय ठोस स्वर में बोला। तुम जैसे हत्यारे को शूट करना कोई जुर्म नहीं है। हत्यारा? सुलेमान गुर्राया। क्या बकते हो? मैंने किसी की हत्या नहीं की। शायद तुमने उस आदमी को नहीं पहचाना था जो पिछली रात मेरे फ्लैट में तुम्हारी मौजूदगी के दौरान आया था। वह पुलिस इंस्पेक्टर रविशंकर था। दीनानाथ उसे पहचान गया था। सुलेमान ने असमंजसता पूर्वक उसकी ओर देखा। तो क्या हुआ? उसने अकड़ कर पूछा। हुआ यह कि उस रिवॉल्वर पर मौजूद तुम्हारी उंगलियों के निशानों से पुलिस को पता लग गया है कि तुम कलकत्ता के सजायाफ्ता बदमाश सुलेमान हो। नरेन मुखर्जी नामक बंगाली ने यहाँ तुम्हें जगमोहन पर निगाह रखने के लिए भेजा हुआ है। सुलेमान थोड़ा ढीला पड़ गया। पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो? वह प्रकट में लापरवाही जाहिर करता हुआ बोला। ऐसी और भी बकवास मैं कर सकता हूँ, अजय बोला। मसलन जय किशन और हल्दीराम कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे। वो एक्सीडेंट स्टेज किया गया था। हल्दीराम की मौत फुल मून रेस्टोरेंट में स्टेज के पीछे लोहे की सीढ़ियों से गिरकर सर फटने और गर्दन टूटने की वजह से हुई थी। जय किशन की खोपड़ी को तोड़कर उसकी हत्या करने के बाद उसे कार में हल्दीराम के साथ सवार कराया गया और फिर कार एक्सीडेंट स्टेज कर दिया गया था। सुलेमान के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। तुम इसे साबित नहीं कर सकते? वह बोला। मैं भी कर सकता हूँ और पुलिस भी कर सकती है, अजय प्रभावपूर्ण स्वर में बोला। जय किशन की खोपड़ी को तुम्हारी रिवॉल्वर से कूटा गया था। उस पर जो खून के दाग पाए गए हैं वे जय किशन के ब्लड ग्रुप के ही हैं। सुलेमान की आंखें फैल गई। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, वह दहाड़ कर बोला और अजय के हाथ में थमी रिवॉल्वर की परवाह न करते हुए उसकी ओर झपटा। अजय ने रिवॉल्वर की भारी नाल का भरपूर वार उसकी कनपट्टी पर किया। सुलेमान एकदम रुका और त्योराकर घुटनों के बल फर्श पर गिरा। जो ही उसने उठने की कोशिश की, अजय की भरपूर ठोकर उसके चेहरे पर पड़ी और वह पीठ के बल उलट गया। अजय ने ताबड़तोड़ 5-7 ठोकरें उसकी पसलियों में जमा दी। सुलेमान का चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। वह बुरी तरह हाँफने लगा था। इस वक्त बाजी तुम्हारे हाथ में है, वह फंसी सी आवाज में बोला, लेकिन जल्दी ही तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अजय ने उसकी पसलियों में 2 और ठोकरें जमा दी। अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा गैंडे, वह गुर्राया। जब तुम्हें जय किशन की हत्या के अपराध में फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। मैंने उसकी हत्या नहीं की, सुलेमान कराहता हुआ बोला। फिर किसने की थी? सुलेमान ने जवाब नहीं दिया। क्या वो रिवॉल्वर तुम्हारी नहीं थी? अजय ने पूछा। नहीं। फिर किसकी थी? सुलेमान ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप पड़ा रहा। अगर वो रिवॉल्वर तुम्हारी नहीं थी तब तो तुम्हारे हक में और भी ज्यादा बुरा होगा, अजय बोला। इसका मतलब तुम किसी और का अपराध अपने सर ले रहे हो। एक ऐसा अपराध जो तुमने नहीं किया लेकिन जिसकी सजा तुम भुगतोगे
और सजा भी मामूली नहीं, मौत की सजा। उसने कंधे झटकाए। मगर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम खुद ही अनकिए जुर्म की सजा पाना चाहते हो, तो मैं या कोई और इसमें क्या कर सकते हैं? सुलेमान की आंखों में भय झांकने लगा। तुम समझते हो मुझे इस तरह जय किशन की हत्या के अपराध में फंसाया जा सकता है? तुम खुद ही फंस चुके हो, फंसाएगा कौन? किसी की हत्या करने के लिए मुझे रिवॉल्वर का सहारा लेने की जरूरत नहीं। इस काम के लिए मेरे ये हाथ ही काफी हैं। उसने अपनी भारी मजबूत हाथ मुट्ठियों की शक्ल में भींचकर ऊपर उठाए। अगर इस वक्त तुम्हारे पास रिवॉल्वर नहीं होती तो मैंने अपनी बात का सबूत भी दे देना था। मैं सिर्फ उन्हें ही इस्तेमाल करता हूँ। कलकत्ता में पुलिस और मेरे सभी परिचित मेरी इस बात की गवाही दे देंगे। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे दूसरी ही बार मिल रहा हूँ और दोनों दफ़ा तुम्हें ठोकरें खाकर फर्श पर पड़े देखा है। तुम्हारे हाथों की करामात एक बार भी मुझे देखने को नहीं मिली। सुलेमान ने तुरंत फर्श से उठने की कोशिश की, लेकिन अजय की ठोकर ने उसे वापस फर्श पर पड़ा रहने को मजबूर कर दिया। यह सब इत्तेफाक की बात है, सुलेमान कराहता हुआ बोला। फिर मेरी बदकिस्मती है, तुम पहले आदमी हो जिनकी मुझे हाथों मार खानी पड़ी है। अजय के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट थी। इस बात को छोड़ो, यह बताओ वो रिवॉल्वर किसकी थी? मेरी नहीं थी। तुम्हारे पास कहां से आई? सुलेमान ने जवाब नहीं दिया। इन तमाम सवालों के जवाब मैं खुद भी जानता हूँ, अजय बोला। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ सुलेमान। तुम्हारी बेहतरी भी जवाब देने में ही है। अपनी जान के दुश्मन मत बनो। मुमकिन है तुम्हारे जवाबों से तुम्हारे बचाव की कोई सूरत निकल आए, वरना फंस तो तुम चुके ही हो। सुलेमान के चेहरे पर पहली बार मानसिक तनाव के भाव उत्पन्न हुए। मैं बता चुका हूँ, जय किशन की हत्या मैंने नहीं की, वह हिचकिचाहट भरे स्वर में बोला। जय किशन और हल्दीराम की मौत के बारे में मैंने सिर्फ यही सुना है कि वे कार दुर्घटना में मारे गए थे। तुम झूठ बोल रहे हो, अजय ठोस स्वर में बोला। फुल मून रेस्तरां में जगमोहन के ऑफिस की सीढ़ियों के नीचे पड़ी हल्दीराम की लाश खुद मैंने देखी थी। वह कार एक्सीडेंट से बहुत पहले मर चुका था, इसलिए उसके कार चलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जय किशन के सर का अगला हिस्सा बुरी तरह कूट दिया गया था, ताकि ऐसा नजर आए कि वह विंडशील्ड से टकरा गया था। जिस रिवॉल्वर से उसकी खोपड़ी तोड़ी गई थी, उस पर जगह जगह सिर्फ तुम्हारी ही उंगलियों के निशान है। फिर भी तुम इनकार करते हो कि हत्या तुमने नहीं की। कितनी बार बताना पड़ेगा कि वो रिवॉल्वर मेरी नहीं थी? सुलेमान चीखा। वो मेरे पास सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं दीनानाथ का बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ गया और उसके पास 20,000 की रकम थी। उसे रकम किसने दी थी? सुलेमान सिर्फ अपने होठों पर जुबान फिराकर रह गया, बोला कुछ नहीं। सुलेमान, मैं तुम्हारी मदद करने आया था, अजय बोला, लेकिन तुम ही अपनी जान देने पर तुले हो। जो कुछ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वही पुलिस भी तुमसे पूछेगी और तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के पास 3rd डिग्री नामक एक ऐसा कारगर हथियार है जो अच्छे सूरमाओं के कस बल तोड़कर रख देता है। तुम भी टूट जाओगे, मगर तब तक देर हो चुकी होगी। तुम्हारे लिए यही आखिरी मौका है। अगर तुम मेरे साथ सहयोग करो तो अभी भी बच सकते हो, और अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हारे मालिक लोग, जिन्हें तुम बहुत बड़ी तोप समझते हो, तुम्हारी कुछ मदद करेंगे, तो तुम बड़ी भारी गलती कर रहे हो। लेकिन उन सब का बंटाधार होने वाला है। वे अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिश करने में इतने मसरूफ होने वाले हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने का होश तक नहीं रहेगा। सुलेमान का चेहरा पीला पड़ने लगा। वह अंदर ही अंदर टूट रहा था। तुम किन लोगों की बातें कर रहे हो? उसने फंसी सी आवाज में पूछा। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स रैकेट की उस चांडाल चौकड़ी की, जिसमें तुम्हारे बॉस नरेन मुखर्जी के अलावा घनश्याम दास, विक्रम राव भोसले और श्रीकांत वर्मा शामिल हैं। उन सब का पुलंदा बनने में देर नहीं है। सुलेमान ने अविश्वास पूर्वक उसे घूरा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बड़बड़ाया इस ढंग से मानो खुद को तसल्ली दे रहा था। ऐसा होना शुरू हो गया है। समझदारी इसी में है कि तुम अपनी जान बचाने की फिक्र करो। सुलेमान का सारा आत्मविश्वास, सारी हेकड़ी और अकड़ हवा हो गई। उसने भयभीत निगाहों से अजय की ओर देखा। अगर मैं तुम्हें बता दूं रिवॉल्वर किसकी थी, फिर क्या होगा?
उसने कंपित स्वर में पूछा। मैं उस रिवॉल्वर वाले से बातें करूंगा। जगमोहन से कुपित सुलेमान की आंखें नफरत से जल उठी। उसे तुम यह तो नहीं बताओगे कि मैंने तुम्हें बताया है? नहीं, वो रिवॉल्वर जगमोहन की थी, सुलेमान कटुता से पढ़े स्वर में बोला। उसी ने कल मुझे दी थी और दीनानाथ के साथ बॉडीगार्ड बनाकर भेजा था। लेकिन रिवॉल्वर पर सिर्फ तुम्हारी उंगलियों के निशान पाए गए थे। हो सकता है पिछली रात की तरह जगमोहन ने उस रात भी तुम्हें रिवॉल्वर दी हो, जब जयकिशन की खोपड़ी का फुर्ता बनाया गया था और तुमने उसकी खोपड़ी कूट दी थी। नहीं, सुलेमान ने आर्तनाद सा किया। मैं बेकसूर हूँ। जयकिशन की हत्या जगमोहन ने की थी। मैंने दूसरी कार में रहकर सिर्फ उसका पीछा किया था और जब वह एक्सीडेंट स्टेज कर चुका, मैं उसे कार में वापस ले आया था। वह तनिक रुका, फिर बोला, पिछली रात तुम्हारे घर से नाकामयाब होकर लौटने के बाद जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे तुम्हारी हत्या करने का आदेश भी दिया था। मैंने आज दोपहर बाद तुम्हारी हत्या करनी थी। दीनानाथ इसका गवाह है। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। अजय ने चंद क्षण उसे घूरते हुए कुछ सोचा, फिर बोला, उठो। सुलेमान ने उठने का उपक्रम नहीं किया। अब और क्या चाहते हो? इस बात की पूरी तसल्ली कर लेना चाहता हूँ कि दोबारा जरूरत पड़ने पर तुम मुझे यहीं मिलो। सुलेमान चकराया। क्या मतलब? उठो, बताता हूँ। सुलेमान कोहनियों के बल उठने लगा। वह पूरी तरह उठ भी नहीं पाया था कि अजय ने रिवॉल्वर के दस्ते का नपातुला वार उसकी कनपट्टी पर कर दिया। सुलेमान के कंठ से करहा निकली और वह वापस फर्श पर ढेर हो गया। उसकी चेतना लुप्त हो चुकी थी। अजय ने इधर उधर देखा, फिर दूसरे कमरे में पहुंचा। वो कमरा बेडरूम था और वहां पड़ा पलंग सूती निवाड़ से बुना हुआ था। अजय किचन में गया और चाकू लेकर लौटा। उसने निवाड़ का एक लंबा टुकड़ा काट कर अलग कर लिया। वह वापस बाहरी कमरे में आया। बेहोश पड़े सुलेमान को उसने निवाड़ से इतनी मजबूती के साथ गठरी की शक्ल में बांधा कि होश में आने के बाद वह हिल डुल भी न सके। वह सुलेमान को घसीट कर बाथरूम में ले गया। बेडरूम में जाकर उसने निवाड़ का एक और टुकड़ा काटा, फिर उसके दो टुकड़े कर दिए, एक छोटा और दूसरा लंबा। छोटे टुकड़े को गोले की शक्ल में मरोड़कर उसने सुलेमान के मुंह में ठूसा और बड़े टुकड़े को पट्टी की शक्ल में उसके मुंह पर कसकर बांध दिया। वह बाथरूम से निकला, दरवाजा बंद किया और प्रवेश द्वार के की होल में फंसी चाबी बाहर निकाल ली। फ्लैट से बाहर आकर उसने दरवाजा लॉक किया और चला गया। सुलेमान को होश आया तो उसने स्वयं को गठरी की शक्ल में पड़ा पाया। वह समझ गया कि यह अजय की ही करतूत थी। वह मन ही मन बल खाकर रह गया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था और पसलियां पके फोड़े की तरह दुख रही थी। इनकी परवाह न करते हुए उसने स्वयं को बंधन मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन बंधन टस से मस नहीं हुए। भरसक प्रयत्न के बाद भी जब वह स्वयं को मुक्त नहीं कर सका तो निराश होकर उसने कोशिश करनी ही छोड़ दी। बाथरूम के फर्श पर विवश पड़ा वह क्रोध, अपमान और नफरत की आग में झुलसता रहा। फिर उसे बेडरूम में रखे टेलीफोन उपकरण की घंटी की आवाज सुनाई दी, लेकिन अपनी इस हालत में फोन सुनना तो दूर, फोन के पास तक पहुंच पाना नामुमकिन था। घंटी बजनी बंद हो गई। बाथरूम में बंधा पड़ा असहाय सुलेमान नहीं जानता था कि श्रीकांत वर्मा उससे संबंध स्थापित करना चाहता था। अजय सीधा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। इंस्पेक्टर रविशंकर अपने ऑफिस में ही मौजूद था। एनी प्रोग्रेस? अजय उसके सामने बैठता हुआ बोला। रविशंकर ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खबर लेकर आया हूँ, अजय बोला। क्या? जवाब में अजय ने सुलेमान द्वारा बताई गई बातें दोहरा दी। अंत में वह बोला, इस तरह अब तुम जगमोहन को जयकिशन की हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर सकते हो। रविशंकर ने जरा भी उत्साह प्रकट नहीं किया। कोई फायदा नहीं, वह बोला। अजय चकराया। क्यों? इस बात का क्या सबूत है कि सुलेमान सच बोल रहा है? हो सकता है उसने खुद को बचाने के लिए सारा दोष जगमोहन के सर मरने की कोशिश की हो। क्या बात करते हो रवि? सुलेमान चश्मदीद गवाह है। उसने दूसरी कार में जगमोहन का पीछा किया था और जब वह एक्सीडेंट स्टेज कर चुका तो उसे वापस रेस्तरां में पहुंचाया था। लेकिन खुद सुलेमान एक सजायाफ्ता पेशेवर बदमाश है। बतौर गवाह
उसकी बात पर तब तक यकीन नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी बात की पुष्टि करने वाला ठोस प्रमाण न मिल जाए। अजय को ताव आ गया। क्या हो गया है तुम्हें रवि? वह झुंझलाकर बोला। क्या तुम्हारे विचार से हत्यारा सिर्फ उसी आदमी को करार दिया जा सकता है जिसके पैरों में गर्म लाश पड़ी हो, जो रिवॉल्वर हाथ में थामे खड़ा हो, उस रिवॉल्वर से धुआं उठ रहा हो और आसपास शरीफ कहे जाने वाले 10-15 आदमी खड़े चीख चीख कर उसे हत्यारा कह रहे हों? तुम बेकार ताव खा रहे हो अजय, रविशंकर शांत स्वर में बोला। बात को समझने की कोशिश करो। कार एक्सीडेंट स्टेज करने में सुलेमान जगमोहन का सहयोगी रहा है। जब तक उसके कथन की पुष्टि नहीं हो जाती, कानूनन जगमोहन को गिरफ्तार करके नहीं लाया जा सकता। लेकिन उस वक्त वहां और कोई गवाह मौजूद नहीं था। पुष्टि कौन करेगा? क्या तुम संदेह के आधार पर भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते? उससे क्या फायदा होगा? यहाँ लाने के बाद तुम उससे सच्चाई कबुलवा सकते हो। नहीं, इस तरह श्रीकांत वर्मा और उसके साथी सावधान हो जाएंगे। तुम भूल रहे हो कि हमारा शिकार वे चारों ही हैं। क्या तुम्हें जय किशन के हत्यारे की तलाश नहीं है? है तो फिर उसे पकड़ते क्यों नहीं? जहां तक श्रीकांत के सावधान होने की बात है, तुम जगमोहन की गिरफ्तारी का प्रचार ही क्यों करते हो? उसे चुपचाप गिरफ्तार करके यहाँ ले आओ। किस आरोप में? फिर वही ढाक के 3 पात। अजय खींच भरे स्वर में बोला। मैं यह सोचकर तुम्हारे पास आया था कि जय किशन के हत्यारे को प्लेट में सजाकर तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। जब तुम उसे यहाँ लेकर आओगे और उसे बताओगे कि वह किस बुरी तरह फंस चुका है, तो वह अपनी जान बचाने के लिए जरूर उस आदमी का नाम पता बता देगा जिसने उसे जय किशन की हत्या करने का आदेश दिया था और जिसने जय किशन से गणपत को नाइट्रोग्लिसरीन पिलाने के लिए कहा था। लेकिन तुम उसे यहाँ लाने तक से इनकार कर रहे हो। अगर सुलेमान इस जुर्म में जगमोहन के साथ शरीक नहीं हुआ होता, तो मैं उसके कथन पर विश्वास करके जगमोहन को गिरफ्तार करके यहाँ ला सकता था। तुम चाहते हो तुम्हारी इस कानूनी दांव पेच भरी जिद की वजह से एक हत्यारा बच जाए? यह जिद नहीं, मेरी विवशता है अजय। 3 हत्याएं हो चुकी हैं और एक लड़की गायब है। तुम हो कि किताबी कानून की विवशता से चिपके बैठे हो, लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकता। क्या करोगे? मैं लीना विक्टर को तलाश करूंगा। जब वह मिल जाएगी तभी। कहता कहता अजय अचानक इस तरह चौंका मानो कोई भूली बात याद आ गई थी। फिर पूछा, क्या तुम सुलेमान को चुपचाप गिरफ्तार करके लॉकअप में रख सकते हो? उसे किस जुर्म में गिरफ्तार कराना चाहते हो? पिछली रात वह मेरे घर में चोरों की तरह घुसा था और रिवॉल्वर से मुझे धमकी दी थी। अजय तिक्त स्वर में बोला। दीनानाथ के अलावा जिसके गवाह खुद तुम भी हो। तुमने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई है? नहीं। तो फिर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि अजय कुछ कहता, डेस्क पार रखी टेलीफोन की घंटी बजने लगी। रविशंकर ने रिसीवर उठा लिया। दूसरी ओर से जो कहा गया उसे सुनने के बाद वह बोला, हाँ है, और रिसीवर अजय की ओर बढ़ा दिया। तुम्हारे ट्रेनी रिपोर्टर विमल का फोन है। हेलो, अजय स्पीकिंग। अजय रिसीवर थाम कर बोला। बॉस, लाइन पर विमल की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर पहले सिविल हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि योर वॉइस के स्पोर्ट्स राइटर रीना नाथ को जख्मी हालत में वहां लाया गया था। वह नशे में धुत था और बार बार चिल्ला रहा था। सुलेमान थंडर के रिपोर्टर अजय का खून करने वाला है, लेकिन मैं इस पखेड़े से दूर रहना चाहता हूँ। उससे कुछ भी पूछो, बस यही जवाब दे रहा था। मजबूरन डॉक्टर को उसे नींद का इंजेक्शन देना पड़ा। अजय की आंखें सोचपूर्ण मुद्रा में सिकुड़ गई। वह जख्मी कैसे हुआ? उसने पूछा। बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से एक ऑटो रिक्शा की चपेट में आ गया था। ज्यादा छोटा ही है? नहीं। यह सब क्या चक्कर है बॉस? अजय ने गहरी सांस ली। चक्कर इतना चक्करदार है कि मैं खुद चकरा कर रह गया हूँ, वह बोला। एनीवे, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं। अजय ने रिसीवर यथास्थान रख दिया। क्या किस्सा है? रविशंकर ने पूछा। अजय ने बता दिया। ओह, रविशंकर विचारपूर्वक बोला। उसे तो मैं भूल ही गया था, लेकिन मैंने तो सुना था वह शराब पीना छोड़ चुका है। अजय ने जवाब नहीं दिया। वह एकाएक गहन सोच विचार में पड़ गया था। रवि, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। वह कुछ देर बाद बोला। दीनानाथ ने कई वर्षों से शराब नहीं पी थी।
उसका एकाएक इस कदर शराब के नशे में धुत हो जाना और यह सब कहना अकारण नहीं हो सकता। जरूर कोई तगड़ी वजह रही होगी। रविशंकर ने कुछ कहने की बजाय बाहर खड़े कांस्टेबल को बुलाया। भजनलाल, वह बोला, एसआई वर्मा को भेजो। भजनलाल उल्टे पैरों वापस निकल गया। दीनानाथ की सुरक्षा का इंतजाम कराना जरूरी है, रविशंकर बोला। उसका प्रोफेशनल स्पोर्ट्स रैकेट से गहरा संबंध है। अगर यह बात उन लोगों तक पहुंच गई तो वे उसे ठिकाने लगाने की कोशिश कर सकते हैं। और सुलेमान का क्या होगा? उसे भी तुम्हारी रिपोर्ट के आधार पर चुपचाप ही गिरफ्तार करना होगा। उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तभी सब इंस्पेक्टर वर्मा भीतर दाखिल हुआ। यस सर। रविशंकर ने दीनानाथ की सुरक्षा संबंधी निर्देश देकर उसे सिविल हॉस्पिटल जाने को कहा। साथ ही ताकीद कर दी कि किसी को सुबह न होने दे कि दीनानाथ में पुलिस की कोई दिलचस्पी थी। वर्मा चला गया। फिर एक अन्य सब इंस्पेक्टर को बुलाकर रविशंकर ने सुलेमान का पता और हुलिया बताया और उसे इस ढंग से गिरफ्तार करके लाने को कहा कि किसी को पता न चलने पाए। इस बीच अजय सुलेमान के खिलाफ रिपोर्ट लिख चुका था। यह रिपोर्ट मुझे अपने इलाके के थाने में दर्ज करानी होगी या यहाँ दर्ज कराने से भी काम चल जाएगा? उसने पूछा। रविशंकर ने उसकी रिपोर्ट सब इंस्पेक्टर को दे दी, जिसे लेकर वह चला गया। लगे हाथों जगमोहन का भी इंतजाम करा दो, अजय बोला। वही सोच रहा हूँ, रविशंकर बोला। अजय चौंका। सोच रहे हो? लेकिन कुछ ही देर पहले तो तुम मुझे कानून का सबक पढ़ाते हुए अपनी मजबूरी की दुहाई दे रहे थे। अब स्थिति बदल गई है। क्या अब किताबी कानून तुम्हारे आड़े नहीं आएगा? नहीं। अब तुम उसे किस जुर्म में गिरफ्तार करोगे? रविशंकर मुस्कुराया। सुलेमान ने तुम्हें बताया था कि जगमोहन ने दीनानाथ की मौजूदगी में उसे तुम्हारी हत्या करने का आदेश दिया था और दीनानाथ ने काफी हद तक उसकी इस बात की पुष्टि कर दी है। बाकी बातें वह होश में आने के बाद बता देगा। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? इसलिए कि यह काम थोड़े नाटकीय ढंग से करना ठीक होगा। क्या मतलब? बताता हूँ, सुनो। तुम ऐसा करोगे? अजय सुनने लगा। फुल मून बार कम रेस्टोरेंट में मैनेजर के ऑफिस का पिछला दरवाजा इमारत के पृष्ठ भाग में खुलता था। वो स्थान मुख्यतः प्राइवेट कार पार्किंग के रूप में प्रयुक्त होता था। तीसरे पहर का वक्त होने की वजह से उस समय वहां कोई कार मौजूद नहीं थी। अजय आसानी से ऑफिस के पिछले दरवाजे तक पहुंच गया। आसपास किसी को भी न पाकर उसके जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और एक एक करके चाबियां दरवाजे के की होल में ट्राई करने लगा। चौथी बार में प्रयत्न सार्थक सिद्ध हुआ। चाबी घूमी और लॉक खुल गया। अजय ने एहतियातन पहले थोड़ा दरवाजा खोलकर भीतर झांका, फिर निश्चिंतता पूर्वक अंदर प्रवेश कर गया। ऑफिस में आशा के अनुरूप कोई नहीं था। वह गुमनाम फोन कॉल द्वारा पहले ही पता लगा चुका था कि जगमोहन वहां नहीं था। अजय दरवाजा बंद करके दूसरी ओर से बाहर निकला। लोहे की सीढ़ियों के नीचे भी किसी को मौजूद न पाकर वह वापस लौटा। पहले से ही ऑन 2 ट्यूब लाइटों की रोशनी में उसने डेस्क की तलाशी ली, लेकिन अपनी दिलचस्पी की कोई चीज उसके हाथ नहीं लग सकी। वह डेस्क चेयर पर बैठकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। इंतजार की बोरियत से बचने के लिए उसने सिगरेट जला ली। एक एक करके उसने 3 सिगरेटें फूंक डाली। तब जाकर उसे कदमों की आहट सुनाई दी। लोहे की सीढ़ियों से आती आहट सुनकर वह फौरन सतर्क हो गया और जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। चंद क्षणोपरांत दरवाजा खुला और जगमोहन ने भीतर कदम रखा। अगले ही पल वह ठिठका और अविश्वास पूर्वक अजय को घूरा। कौन हो तुम? उसने क्रोधित स्वर में पूछा। अजय पूर्वता बैठा रहा। उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर का रुख सीधा जगमोहन के पेट की ओर था। बंदे का नाम अजय कुमार है, वह बोला। फिर जानबूझकर पूछा, आपकी तारीफ? बको मत, जगमोहन गुर्राया। यहाँ क्या कर रहे हो? इंतजार। किसका? तुम्हारा। किस लिए? तुम्हें यह बताने के लिए कि सुलेमान पुलिस हेडक्वार्टर में बैठा बकायदा पंचम स्वर में गाना गा रहा है। उसकी आवाज और गायकी इतनी बढ़िया है कि तुम्हारा पुलंदा बनने का सामान हो गया है। जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। मैं किसी सुलेमान को नहीं जानता, वह तनिक अस्थिर स्वर में बोला। तुम फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। इन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला जगमोहन, अजय बोला।
चुपचाप आकर मेरे सामने बैठ जाओ, वरना मेरे हाथ में जो रिवॉल्वर तुम देख रहे हो उससे मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगा। एकाएक उसका स्वर कठोर हो गया था। तुम्हारी खोपड़ी की बिल्कुल उसी तरह कुटाई करूंगा जैसे तुमने जय किशन की खोपड़ी को कूटा था। जगमोहन पूर्वतः खड़ा उसे घूरता रहा। जय किशन की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी, वह बोला। सायंकालीन अखबारों में साफ साफ लिखा है। उस कार एक्सीडेंट की सारी असलियत सुलेमान पुलिस को बता चुका है। पुलिस ने उस 2 टके के सजायाफ्ता बदमाश की बकवास पर यकीन कर लिया। किसकी बकवास पर? सुलेमान की। जगमोहन दांत पीसता हुआ बोला। अजय मुस्कुराया। कौन सुलेमान? तुम तो किसी सुलेमान को नहीं जानते। जगमोहन के चेहरे पर क्रोध मिश्रित विवशतापूर्ण भाव उत्पन्न हो गए। वह झूठ बोल रहा है, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं समझती। उन लोगों को सुलेमान की बात पर पूरा यकीन है, क्योंकि वह हल्दीराम की लाश को कार में लादने से लेकर जय किशन की हत्या की जाने और नकली कार एक्सीडेंट स्टेज किए जाने तक सारे वाकये का चश्मदीद गवाह रहा है। जगमोहन लड़खड़ाकर चलता हुआ सा आगे आया और डेस्क की सम्मुख पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे भला जय किशन की हत्या करने की क्या जरूरत थी? वह फंसी सी आवाज में बोला। जरूरत तुम्हें नहीं, उन दाताओं को थी जिनके आदेश पर तुमने अमल किया था। वे जय किशन को सजा देना चाहते थे, क्योंकि वह गणपत को डबल क्रॉस करने से नहीं रोक सका था। जय किशन की हत्या कराकर वे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स रैकेट से संबंधित दूसरे आदमियों को परोक्ष रूप से चेतावनी देना चाहते थे कि उनका आदेश पालन करने में लापरवाही करने वाले का क्या अंजाम होता है। तुम कौन से दादाओं की बात कर रहे हो? उन दादाओं की जो यह जानते थे कि गणपत पहला राउंड भी पूरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि उन्होंने जय किशन को आदेश दिया था कि फाइट शुरू होने से पहले ही गणपत को जानलेवा दवा पिला दे। जगमोहन के चेहरे पर पसीना फूट निकला। पता नहीं तुम क्या अनाप शनाप पके जा रहे हो। तुम्हें सब कुछ पता है। तुम जानते थे कि गणपत द्वारा दिए गए कुछ ऐसे कागजात मेरे पास थे जिनके दम पर बॉक्सिंग रैकेट की तमाम पोल खोली जा सकती थी, और इस रैकेट को चलाने वाले चारों दादाओं को सीखचों के पीछे भेजा जा सकता था। तुम यह भी जानते थे कि अगर गणपत को कुछ हो गया तो वे कागजात थंडर में छपने थे। इसलिए जब तुमने फाइट वाली रात सुलेमान को मेरे फ्लैट से कागजात चुराने भेजा, तुम जानते थे कि गणपत का पहले ही राउंड में काम तमाम हो जाना था। जगमोहन ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। अगर ऐसे किन्हीं कागजात का हकीकत में कोई वजूद था, तो भी मुझे क्या पता कि वे कागजात कहाँ रखे थे। यह जानकारी हासिल करने के लिए तुमने लीना विक्टर नामक हसीना को गणपत के साथ चिपकाया था। लीना ने बड़ी खूबसूरती से अपने काम को अंजाम दिया, फिर खुद गायब हो गई। अजय बोला। लीना कहाँ है जगमोहन? मुझे क्या पता, तुम्हें जरूर पता होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वह तुम्हारे रेस्तरां में काम करती थी। अजय बोला। फाइट वाली रात जब मैं यहाँ उससे मिलने आया, उसे यहाँ से हटा दिया गया था। उस रात वह वापस अपने फ्लैट पर नहीं लौटी और अगली सुबह 8 बजे वाली फ्लाइट से बम्बई के लिए रवाना हो गई। इस वक्त वह बम्बई में कहाँ है? जगमोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। इसका मतलब उस सुलेमान ने वाकई बकवास की है, वह बोला। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। वह कमीना खुद को बचाने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। असलियत यह है कि जय किशन की हत्या उसी ने की थी। लीना को भी उसी ने यहाँ से हटाया था। तुम शायद नहीं जानते कि यहाँ असली बॉस वही है। मैं तो बस दिखावे के तौर पर बॉस हूँ, क्योंकि वह सजायाफ्ता है। अजय मुस्कुराया। लेकिन बकौल तुम्हारे वह तो टके का बदमाश है, और मैं नहीं मानता कि ऐसे किसी आदमी को असली तो क्या नकली बॉस भी बनाया जा सकता है, वह बोला। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि सुलेमान ने कबूल किया। तुमने उसे मेरी हत्या करने का भी आदेश दिया था। जगमोहन ने बेचैनी से पहलू बदला। मैंने कहा ना कि वह खुद को बचाने और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, वह तीव्र स्वर में बोला। वह सफेद झूठ बोल रहा है, मगर उसका यह झूठ भी सच साबित हो गया है। क्या मतलब? दीनानाथ ने उसकी इस बात की पुष्टि कर दी है। वह शराबखोर आदमी है, जगमोहन बोला। नशे में बहक रहा होगा। सुनो, इसमें जरा भी शक नहीं है कि तुम गले तक बुरी तरह फंस चुके हो।
अजय उसके पीले पड़ते जा रहे चेहरे पर निगाहें जमाता हुआ बोला, लेकिन मुझे न तो इस बात से कोई शिकायत है कि तुम मेरी जान लेना चाहते थे और न ही इस बात से कोई मतलब है कि जय किशन की हत्या किसने की थी। इस सब से निपटना पुलिस का काम है। मुझे सिर्फ वह आदमी चाहिए जिसके आदेश पर जय किशन ने गणपत को नाइट्रोग्लिसरीन पिलाई थी। जगमोहन ने प्रतिवाद करना चाहा तो उसने हाथ उठाकर रोक दिया। मुझे तुम्हारी कतई जरूरत नहीं है। तुम महज एक छोटी मछली हो और मुझे मगरमच्छ चाहिए, यानी श्रीकांत वर्मा। जगमोहन ने आंखें फाड़ते हुए उसे घूरा। तुम पागल हो गए हो, वह कांपती सी आवाज में बोला। श्रीकांत को अगर तुम्हारे इरादे की गंध भी मिल गई तो वह तुम्हें चींटी की तरह मसल देगा। तुम्हें अभी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हो। उसकी या मेरी फिक्र छोड़कर तुम अपनी फिक्र करो। अजय उसे गोली देता हुआ बोला, मैं तुमसे तुम्हारे फायदे का एक सौदा करना चाहता हूँ, तुम्हें मंजूर है? जगमोहन ने पुनः बेचैनी से पहलू बदला। कैसा सौदा? अजय ने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। मैं तुम्हें यहाँ से भागने के लिए थोड़ा वक्त दे सकता हूँ। मतलब? पुलिस इंस्पेक्टर रविशंकर तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट इशू कराने की औपचारिकता से निपटकर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ मौजूद हो और 1.5 घंटे में तुम प्लेन द्वारा इस शहर से दूर जा सकते हो। जगमोहन बेहद नर्वस नजर आने लगा था। उसने अपने सूखे होठों पर जुबान फिराई और सर हिलाकर इनकार कर दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अजय अपना बायां हाथ टेलीफोन की ओर बढ़ाता हुआ बोला, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। अगर तुमने मुझे अपनी ओर से लापरवाह समझकर कोई चालाकी करने की बेवकूफ़ी की तो मैं बेहिचक तुम्हें शूट कर दूंगा। जगमोहन कुछ नहीं बोला। उसके भयभीत चेहरे पर दिमागी कश्मकश में फंसा होने के गहरे भाव थे। अजय ने टेलीफोन रिसीवर उतार कर नीचे रख दिया। जगमोहन की ओर से सतर्क रहते हुए वह पुलिस हेडक्वार्टर्स का नंबर डायल करने लगा। ठहरो, अचानक जगमोहन हाफती सी आवाज में बोला, मुझे सौदा मंजूर है। अजय धूर्तता पूर्वक मुस्कुराया। उसने जगमोहन के पसीने से तर जर्ज चेहरे पर निगाह डाली, फिर रिसीवर वापस रख दिया। लीना विक्टर कहाँ है? उसने पूछा। मैं नहीं जानता, जगमोहन मरी सी आवाज में बोला। मुझे तो यह भी पता नहीं वह जिंदा है या मर गई। झूठ मत बोलो जगमोहन, अजय कठोर स्वर में बोला। तुम्हारे लिए एक एक पल कीमती है, मगर लगता है तुम इस मौके का फायदा उठाना नहीं चाहते। अगर ऐसी बात है तो साफ साफ कहो, मैं फोन करके पुलिस को यहीं बुलाए देता हूँ। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी, तुम्हारा हवाई जहाज बनाकर तुमसे सच्चाई कबुलवाएगी, तुम पर मुकदमा चलेगा और तुम्हें निश्चित रूप से फांसी की सजा सुना दी जाएगी। जब तुम अपनी काल कोठरी में पड़े मौत का इंतजार कर रहे होगे तब तुम्हें याद आएगा और तुम पछताओगे कि तुमने मेरी बात पर अमल क्यों नहीं किया। जगमोहन ने अपार विवशता पूर्वक उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर मानसिक संघर्ष के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। अंत में उसने इस ढंग से सर हिलाया मानो किसी निष्कर्ष पर पहुंच गया था। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है, वह बोला। लीना बंबई गई है। श्रीकांत की सिफारिश पर विक्रम राव भोसले ने उसे फिल्मों में ब्रेक दिलाना है, लेकिन भोसले पूना में है, बंबई में नहीं। जिस सुबह लीना यहाँ से गई थी उससे पहली रात भोसले बंबई में था। तुम्हारे विचार से लीना कहाँ होनी चाहिए? बंबई में। किस जगह? भोसले की कोठी में या किसी होटल में? भोसले की कोठी का पता क्या है? जगमोहन ने बता दिया। अजय धूर्तता पूर्वक मुस्कुराया। ओके, अब तुम जा सकते हो, वह बोला। लेकिन एक बात सुन लो, किसी को भी इस बात की गंध तक मत देना कि तुम शहर छोड़कर भाग रहे हो। अगर श्रीकांत को पता चल गया तो वह तुम्हें भागने नहीं देगा। जानता हूँ, जगमोहन सिहरता सा बोला। मेरा भी वही अंजाम होगा जो जय किशन का हुआ था। और खड़ा हो गया। तभी टेलीफोन की घंटी बजने लगी। जगमोहन बुरी तरह चौंका। उसने आदत के मुताबिक रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। ठहरो, अजय बोला। अगर तुम खुदकुशी करना नहीं चाहते तो रिसीवर मत उठाना। जगमोहन ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया। क्या मतलब? उसने आतंकी स्वर में पूछा। फोन करता श्रीकांत भी हो सकता है, अजय बोला। शायद उसे पता चल गया है कि बाजी उलट चुकी है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि उसे पता न लगे तुम कहाँ हो।
खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से खिसक जाओ। जगमोहन के जिस्म को मानो लकवा मार गया था। वह जहां का तहां खड़ा रहा। टेलीफोन की घंटी बजनी बंद हो गई। चंद क्षणों उपरांत घंटी पुनः बजने लगी। जाओ, अजय बोला, पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल जाओ। यंत्र चालित सा जगमोहन पिछले दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह यूं पीछे हटा मानो सैकड़ों भूत एक साथ देख लिए थे। बाहर 2 कांस्टेबलों सहित इंस्पेक्टर रविशंकर मौजूद था। उसी रोज रात बंबई में शालीमार होटल के एक कमरे में लेटा अजय अब तक की घटनाओं पर विचार कर रहा था। विराटनगर में सुलेमान, जगमोहन और श्रीकांत वर्मा को चुपचाप गिरफ्तार किया जा चुका था। सुलेमान ने सब कुछ स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था, मगर जगमोहन हर बात से इनकार करता रहा था। अजय जानता था कि जगमोहन ने भी देर सवेर अपना अपराध जरूर कबूल कर लेना था, लेकिन उसके इनकार से श्रीकांत पर हाथ डालने की योजना चौपट होती नजर आने लगी थी। श्रीकांत की गिरफ्तारी का आधार बना लल्लन नामक एक स्थानीय पेशेवर बदमाश का बयान। लल्लन को सिविल हॉस्पिटल में दीनानाथ की सुरक्षा के लिए तैनात सब इंस्पेक्टर वर्मा ने दीनानाथ को चाकू भोंकने की कोशिश करते रंगे हाथों पकड़ा था। लल्लन ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस भय से स्वीकार कर लिया कि दीनानाथ को खत्म करने का आदेश उसे श्रीकांत से मिला था। सबूत के तौर पर उसने इस काम के लिए श्रीकांत से बतौर एडवांस मिले 6,000 रुपये भी पुलिस को सौंप दिए थे। फलस्वरूप श्रीकांत को भी इस सफाई से गिरफ्तार कर लिया गया कि वह अपनी चौकड़ी के बाकी तीनों चांडालों को सावधान तक नहीं कर सका। सुलेमान ने बताया कि वह रोज दोपहर बाद नरेन मुखर्जी को फोन पर रिपोर्ट दिया करता था। उसकी इस बात के सबूत उसके फ्लैट में लगे टेलीफोन की भी मोटी रकम के बिल थे, जिन्हें वह पोस्ट ऑफिस में जमा कराता रहा था। सुलेमान ने यह भी स्पष्ट स्वीकार किया कि नरेन मुखर्जी ने उसे प्रोफेशनल स्पोर्ट रैकेट संबंधी बातों की पूरी जानकारी रखने के लिए खास तौर से कलकत्ता से विराटनगर भेजा था। और भी कई ऐसी बातें उसने बताई जिनसे उसका नरेन मुखर्जी का आदमी होना साबित होता था। नतीजतन नरेन मुखर्जी की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस पार्टी कलकत्ता भेज दी गई और इस बीच कलकत्ता पुलिस को नरेन मुखर्जी को वॉच करने की उस स्तर पर हिदायतें दे दी गई। विराटनगर से प्लेन द्वारा बंबई के लिए रवाना होने से पहले अजय को साफ दिखाई दे गया था कि अगर श्रीकांत ने खुद ही कबूल नहीं किया तो इस बात को साबित नहीं किया जा सकेगा कि जय किशन ने श्रीकांत के आदेश पर गणपत को नाइट्रोग्लिसरीन पिलाई थी। श्रीकांत से कबुलवाने का एक ही तरीका था कि उस पर मनोवैज्ञानिक ढंग से ज़्यादा दबाव डलवाया जाए। रविशंकर इस सारे मामले में इतना ज़्यादा मसरूफ हो गया था कि उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। अजय को चुपचाप खिसकने का मौका मिल गया। उसे उम्मीद थी अगर लीना विक्टर को बरामद किया जा सका तो विक्रम राव भोसले को भी इस बखेड़े में फंसाया जा सकता था। लीना के मसले को लेकर श्रीकांत और भोसले ने अपने आप को बचाने के लिए निश्चित रूप से एक दूसरे पर दोषारोपण करना था। यही वह चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि गणपत की हत्या का अपराध भले ही साबित न किया जा सके, लेकिन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स रैकेट जरूर खत्म हो जाएगा। बंबई पहुंचकर शालीमार होटल में डेरा जमाने के बाद उसने सबसे पहला काम यह किया। एक टेलीग्राफ ऑफिस से उसने छदम नाम से पूना अर्जेंट ट्रंक कॉल करके पता लगाया कि भोसले विक्रम होटल में ही ठहरा हुआ था। वह वहां अकेला पहुंचा था और उसने कम से कम 1 हफ्ता वहीं रहना था। अजय ने टेलीफोन डायरेक्टरी से भोसले की कोठी में लगे दोनों टेलीफोनों का नंबर पता लगाया और कई बार वे नंबर डायल किए। जवाब में हर दफा वहां केवल घंटी ही बजती रही थी। इसका सीधा सा अर्थ था कोठी में कोई नहीं था। अजय इस मौके का फायदा उठाने का निश्चय कर चुका था। वह ठीक 11 बजे अपने कमरे से निकला। दरवाजा लॉक करने के बाद लिफ्ट द्वारा नीचे पहुंचा। रिसेप्शन पर अपनी चाबी सौंपने के बाद होटल से बाहर आ गया। लगभग 5 मिनट बाद ही उसे एक खाली टैक्सी मिल गई। भोसले की कोठी का पता बताते हुए वह पिछली सीट पर बैठ गया। टैक्सी अपनी मंजिल की ओर भागने लगी। लीना विक्टर उसी कमरे में पलंग पर नग्न अवस्था में पड़ी थी। अब तक वह इस हद तक टूट चुकी थी कि पीटर उसे खुली छोड़ सकता था। अलबत्ता कमरे को वह अभी भी बाहर से लॉक रखता था। लीना के कपड़े और सैंडल ड्रेसिंग टेबल की ही एक ड्रॉर में ठुसे हुए थे, लेकिन लीना ने
वहां से भागने की कोशिश करना तो दरकिनार रहा, पीटर के साथ जरा भी फसाद तक नहीं किया था। शुरू में लीना ने डट कर प्रतिरोध किया था। वह यह मानने को कतई तैयार नहीं थी कि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ हेरोइन एडिक्ट बनाया जा सकता था, मगर पीटर द्वारा वक्त पर फिक्स न दिए जाने के कारण उसका प्रतिरोध खत्म होने लगा और उसका खुद पर से यकीन बुरी तरह हिल गया था। अब उसे यह भी ठीक से याद नहीं था कि इस जगह लाई जाने से पहले उसकी जिंदगी किस दौर से गुजर रही थी। वह जानती थी कि हेरोइन एडिक्ट हो चुकी थी। जब वह सही ढंग से कुछ सोचने की स्थिति में होती और उसे याद आता कि फिक्स पाने की खातिर उसे कितनी जिल्लत उठानी पड़ती थी, तो वह स्वयं से नफरत करने लगती थी। फिक्स पा जाने के बाद वह मन ही मन निश्चय करती थी कि दोबारा कभी पीटर को फिक्स नहीं देने देगी। वह पीटर से संघर्ष करेगी और इस कमरे से निकलकर कोठी से दूर भाग जाएगी। वह दोबारा कभी खुद को इतनी कमजोर नहीं होने देगी कि फिक्स पाने के लिए उसे पीटर के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, पीटर के आदेश पर कोहनियों और घुटनों के बल खिसककर उसके पास जाना पड़े, बकायदा उसके तलवे चाटने पड़े और अप्राकृतिक मैथुन में उसका साथ देना पड़े। लेकिन इरादा करना और उस पर डटे रहना दो अलग अलग बातें थी। इरादे पे डटे रहना तो दरकिनार रहा, लीना को यह भी याद नहीं रहता था कि उसने कोई इरादा किया भी था। जब पिछले फिक्स का असर खत्म होने लगता और नए फिक्स की जरूरत की शुरुआत होती, तो लीना के पेट की मांसपेशियों में ऐंठन सी शुरू हो जाती, जिस्म से पसीना बहने लगता, नाक से पानी बहने लगता, मतली महसूस होती, हाथ पैर कांपने लगते, अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती थी और उसका जी चाहता था वह अपने बाल नोच डाले। वह पलंग पर पड़ी पड़ी अपने हाथ पांव पटकती रहती। अंत में असहनीय छटपटाहट के कारण हांफती हुई नीचे उतरती और गठरी की शक्ल में दरवाजे के पास पड़ जाती। उसके कान पीटर के कदमों की आहट सुनने को यूं आतुर रहते मानो उसी आहट को सुन पाना उसकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य था। अंत में जब सिरिंज हाथ में लिए पीटर आता, तो लीना उसके इशारों पर कठपुतली की भांति नाचने लगती थी। सिरिंज में भरे द्रव को अपने शरीर में प्रविष्ट कराने की एवज में जो पीटर कहता वह बेहिचक करने को तैयार हो जाती थी। बदले में पीटर उसकी लाचारी और जरूरतमंदी का पूरा फायदा उठाता हुआ उसके जिस्म को मनमाने ढंग से नोचने लगता था। पीटर क्या कर रहा था, इस बात की ओर से पूरी तरह लापरवाह लीना को सिर्फ उस क्षण का इंतजार रहता था जब उसकी बाह में निडल चुभाई जाती थी। फिक्स पाने के बाद जब तक लीना की स्थिति सामान्य होती और वह दोबारा फिक्स न लेने का इरादा बनाती, तब तक पीटर जा चुका होता था। भोसले की कोठी के सामने पहुंचकर जो ही ड्राइवर ने टैक्सी रोकी, अजय ने उसे आगे चलने का संकेत कर दिया। ड्राइवर ने पुनः टैक्सी आगे बढ़ा दी। इस बीच अजय देख चुका था कि ऊंची 4 दीवारी से घिरी विशाल 2 मंजिला कोठी अंधेरे में डूबी खड़ी थी और उसके मेन गेट पर ताला झूल रहा था। करीब 150 गज आगे जाकर उसने टैक्सी रुकवाई, नीचे उतरकर बिल चुकाया और सिगरेट जला ली। फिर जब टैक्सी सीधी जाने के बाद मोड़ पर घूमकर आंखों से ओझल हुई, तो वह वापस लौट पड़ा। सड़क पर आम दरख्त नहीं के बराबर थी। आसपास की कोठियों में रोशनी थी और लगभग सभी के दरवाजे बंद थे। अजय भोसले की कोठी के सम्मुख पहुंचकर ठिठका। सड़क पर दोनों ओर दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई और फिर फुर्ती से गेट पर चढ़कर आवाज न होने देने की कोशिश करता हुआ दूसरी ओर कूद गया। वह चंद क्षण खड़ा अंधेरे में डूबी कोठी को घूरता रहा। चारों ओर सन्नाटा था। अंदर कहीं से भी जीवन के किसी चिन्ह का आभास नहीं मिल रहा था। वह सावधानीवश दबे पांव तेजी से ड्राइव वे पर चल दिया। ड्राइव वे के दोनों ओर लॉन थे और साइडों पर पेड़ों की कतार खड़ी थी। अजय कोठी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसने डोर नॉब घुमाने की कोशिश की तो आशा अनुसार दरवाजा लॉक्ड पाया, लेकिन वह इस बाधा से निपटने का इंतजाम साथ लेकर आया था। उसने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और एक एक करके की होल में चाबियां ट्राई करने लगा। कोई 2 मिनट बाद एक चाबी की होल में घूमी और ताला खुल गया। अजय ने डोर नॉब घुमाकर धीरे धीरे दरवाजे के पल्ले पर अंदर की ओर दबाव डाला। अंदर गहन अंधकार के सिवा कुछ नजर नहीं आया। अजय भीतर दाखिल हुआ और दरवाजा पुनः बंद कर दिया। उसने जेब से माचिस निकालकर एक तीली जलाई।
पीली मरियल रोशनी में उसने स्वयं को लंबे चौड़े विजिटर्स रूम में खड़ा पाया। वह उसी रोशनी के सहारे आगे बढ़ा। विजिटर्स रूम के दूसरे दरवाजे से गुजरकर वह ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। माचिस की तिल्ली बुझ गई थी। उसने दूसरी तिल्ली जला ली। शानदार ड्राइंग रूम में प्रशंसापूर्ण निगाहें दौड़ाते हुए उसने देखा, वहां दाएं बाएं 2 दरवाजे थे। दोनों ही खुले पड़े थे। बंद कोठी में दरवाजों का खुला होना उसे अस्वाभाविक लगा। वह बाएं दरवाजे से निकलकर जिस कमरे में दाखिल हुआ वो स्टडी रूम था। अजय ने वहीं रुककर डेस्क की बंद ड्रॉर्स को खोलकर उनकी तलाशी लेने के बारे में सोचा, फिर इरादा बदल दिया। पहले सारी कोठी को देख लेना ही उसे ज्यादा उचित प्रतीत हुआ। स्टडी के बाद डाइनिंग रूम से होता हुआ वह किचन में पहुंचा। वहां सिंक में पड़ी जूठी प्लेटें, प्याले वगैरह देखकर उसका माथा ठनका। कॉफी परकोलेटर का प्लग अपने सॉकेट में लगा हुआ था। उसने परकोलेटर को छुआ। वो काफी गर्म था। इसका सीधा सा मतलब था कि कोठी में कोई रह रहा था। कौन हो सकता था? इस बारे में सर खपाने की बजाय वह किचन से बाहर निकला। बगल वाले 2 कमरे स्टोर रूम थे। वह वापस ड्राइंग रूम की ओर लौट पड़ा। वह पूर्णतः सतर्क था। उसे याद था कि विजिटर्स रूम में उसने ऊपर की मंजिल पर जाने वाली चौड़ी सीढ़ियां देखी थी। उसने तय किया कि ग्राउंड फ्लोर को अच्छी तरह देखने के बाद ही वह ऊपर जाएगा। ड्राइंग रूम के दाएं दरवाजे से गुजरकर वह लंबे गलियारे में आ गया। वहां मौजूद प्रत्येक बंद दरवाजे को खोलने का असफल प्रयत्न करता हुआ आगे बढ़ता रहा। अंत में वह उस दरवाजे पर पहुंचा जिसके की होल में चाबी फंसी थी। उसने डोर नॉब घुमाने की नाकाम कोशिश की, फिर चाबी घुमा दी। लॉक खुल गया। हाथ में पकड़ी जलती हुई तिल्ली फेंककर उसने धीरे धीरे थोड़ा सा दरवाजा खोला। भीतर रोशनी पाकर वह चकराया। बंद कोठी के सिर्फ एक कमरे में रोशनी। क्या इसी में वही व्यक्ति मौजूद था जो यहाँ रह रहा था? लेकिन उसने रहने के लिए गलियारे में करीब करीब आखिरी कमरा ही क्यों चुना? अजय की धड़कनें बढ़ गई। उसने झिर्री के रूप में खुले दरवाजे से सुनने की कोशिश की। अगले ही क्षण वह बुरी तरह चौंका। उसे यूं लगा मानो दरवाजे के दूसरी ओर खड़ा कोई हाँफ रहा था। कौन हो सकता था? तभी उसे ऐसी आवाज सुनाई दी मानो अंदर कोई धीरे से कराहा था। अजय ने स्वयं को दीवार की आड़ में रखते हुए दरवाजा पूरा खोल दिया। उसने कुछ पल दम साधे इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँफने और बीच बीच में कराहने की आवाज अब और ज्यादा साफ सुनाई देने लगी थी। अजय हिचकिचाया, फिर खुले दरवाजे के सामने आ गया। अगले ही क्षण वह बुरी तरह चौंका। एकाएक उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दरवाजे से मुश्किल से 2 फुट दूर कमरे में लीना खड़ी थी। लीना विक्टर। अचानक अजय को तेज झटका सा लगा। इसमें रत्ती भर भी शक नहीं था कि सामने खड़ी स्त्री लीना ही थी, लेकिन उसके जिस्म पर कपड़े की एक धज्जी तक नहीं थी। उसके सुनहरी बाल बुरी तरह अस्त व्यस्त और एकदम रूखे थे और उन्होंने चेहरे को करीब करीब ढक रखा था। खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया था और नीली आंखें बुझी बुझी सी थी। नाक से पानी बह रहा था। उसकी सांसें तेज थी। वह एकदम अजय को घूरती हुई अपने बाह को सहला रही थी। अजय ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम ली। लीना की बाह में चुभी सुइयों के निशान अजय की निगाहों से बच नहीं सके। लीना ने न तो उसकी ओर देखा और न ही अपनी कलाई छुड़ाने या अन्य प्रतिरोध करने का कोई प्रयास किया। वह पूर्वता खड़ी दरवाजे की ओर ताक रही थी। अजय को समझते देर नहीं लगी कि माजरा क्या था। उसके दिमाग में गुस्से की जबरदस्त लहर दौड़ गई। तुम्हारी यह हालत किसने की लीना? उसने गुर्रा कर पूछा। लीना के चेहरे पर ऐसे भाव उत्पन्न हुए मानो याद करने की कोशिश कर रही थी, और ऐसा करने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। पीटर ने। अंत में वह फंसी सी आवाज में यूं बोली मानो स्वप्न में बोल रही थी। कहाँ है वह? लीना ने सर हिला दिया। वह काफी देर से यहाँ नहीं आया है, वह पीड़ी स्वर में बोली। मुझे इंतजार कराकर तड़पाने में उसे मजा आता है, लेकिन मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अजय ने उसे सहारा देकर पलंग पर बैठा दिया। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं लीना? उसने कमरे में चारों ओर निगाहें दौड़ाते हुए पूछा। पता नहीं, लीना ने कहा और पलंग पर लुढ़क गई। अजय कुछ सोचकर ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचा। एक ड्रॉर में उसे लीना का स्कर्ट, ब्लाउज, सैंडल वगैरह ठुसे मिल गए।
कपड़े निकालकर वह पलंग के पास आया और लीना की बगल में डाल दिए। इन्हें पहन लो, वह बोला। लीना ने उठने का उपक्रम नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो उसने सुना नहीं। अजय ने उसे झंझोड़ा। लीना ने बुझी बुझी आंखों से यूं उसकी ओर देखा जैसे पहली बार उसे देख रही थी। क्यों? उसने पूछा। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी, लीना ने साफ इनकार कर दिया। अजय चकराया। क्यों? मैं पीटर के पास ही रहूंगी। क्यों? वह मुझे फिक्स देता है, लीना कराहती सी बोली। अजय ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे लिए फिक्स का इंतजाम कर दूंगा, वह बोला। तुम कपड़े पहन लो। सच कह रहे हो तुम? मुझे फिक्स दोगे? हाँ। कब? यहाँ से बाहर निकलने के बाद। लेकिन मुझे अभी चाहिए। अभी तो पीटर भी नहीं दे सकेगा। क्यों? उसके पास माल खत्म हो गया है, अजय ने सफेद झूठ बोला। उफ, अब क्या होगा? मैं मरी जा रही हूँ। तुम कपड़े पहनो, बाहर जाने के बाद मैं तुम्हें फिक्स दूंगा। अजय ने उसे सहारा देकर उठाया। लीना अनिश्चित सी बैठी रही। पसीने से भीगा उसका जिस्म रह रहकर कांप उठता था। अजय को उसकी दयनीय हालत पर तरस आ रहा था। उसने लीना को कपड़े पहनने में मदद की। लीना ने न तो और ज्यादा बहस की और न ही प्रतिरोध किया। सैंडल पहनाने के बाद अजय ने उसे पलंग से उतारा और उसका हैंडबैग उसे थमा दिया। उसे सहारा देता हुआ अजय जो ही दरवाजे की ओर बढ़ा, उसकी निगाह बंद खिड़की पर पड़ी। मोटे भारी पर्दों को कीलों से दीवार में जड़ दिया गया था ताकि अंदर की रोशनी बाहर पहुंचकर अनायास ही किसी पड़ोसी का ध्यान आकर्षित न कर ले। अजय दरवाजे के पास पहुंचा ही था, उसे बाहर गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी और उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। लीना की सरासर अनपेक्षित मौजूदगी और उसकी दयनीय हालत ने उसे इस बुरी तरह चकरा दिया था कि कमरे का दरवाजा बंद करने का ध्यान ही नहीं आया था। अब दरवाजा बंद करने का मतलब आगंतुक को सावधान करना था। मुमकिन है इस वक्त वह यही समझे कि वह खुद ही दरवाजा लॉक करना भूल गया था। अजय लीना को घसीटता हुआ बाथरूम के पास ले गया और उसे भीतर धकेल दिया। दरवाजा अंदर से लॉक कर लो, वह फुसफुसाकर बोला और दरवाजा बंद कर लिया। अजय तेजी से लपक कर खुले दरवाजे की आड़ में जा छुपा और इंतजार करने लगा। उसे तसल्ली थी कि आगंतुक कमरे में भीतर दाखिल हुए बगैर पलंग की ओर नहीं देख सकता था। कुछ सेकंडों परांत कदमों की आहट ठीक दरवाजे के सामने रुकी। लीना, बाहर से पीटर का भारी स्वर सुनाई दिया। कहाँ हो? जवाब में खामोशी छाई रही। पता नहीं यह दरवाजा कैसे खुल गया, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इसे लॉक करके गया था, पीटर बड़बड़ाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि नशे की झोंक में मैं ही इसे लॉक करना भूल गया था और उसने खोल दिया था। कोई बात नहीं, जाएगी कहाँ, मैं अभी पता करता हूँ। और धड़धड़ाता हुआ भीतर दाखिल हुआ और खाली पलंग देखकर ठिठक गया। फिर बाथरूम की ओर पलटा। ओह, तो अंदर है, वह पुनः बड़बड़ाया। अजीब बात है, इस वक्त तो उसने दरवाजे के पास ही मेरा इंतजार करती होना चाहिए था। उसने जोर से हाँक लगाई। लीना? हाँ, बाथरूम से धीमी आवाज आई। मैं अंदर हूँ। पीटर बाथरूम की ओर बढ़ा ही था कि उसकी पीठ पीछे दरवाजे की आड़ में खड़े अजय ने चेतावनी दी। खबरदार, वह बोला, आगे मत बढ़ना वरना शूट कर दूंगा। और दरवाजे के पल्ले की आड़ से बाहर आ गया था। वह देख चुका था आगंतुक, जो निश्चय ही पीटर ही था, कि एक हाथ में सिरिंज था और दूसरा खाली था। पीटर ने चेतावनी की परवाह न करते हुए वापस घूमा और एक अपरिचित को खाली हाथों अपनी ओर बढ़ते देखा। कौन हो तुम? वह गुर्राकर बोला। तुम्हारी मौत, अजय ने उसी के स्वर में जवाब दिया। बको मत, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। जानते हो, किसी के घर में सेंध लगाकर घुसना कानूनन जुर्म है। जानता हूँ, लेकिन किसी को जबरन हेरोइन एडिक्ट बनाने की कोशिश करना उससे भी बड़ा जुर्म है। क्या कह रहे हो? मैं लीना की हालत भी देख चुका हूँ और उसकी बाह में सुइयां चुभ होने के निशान भी। वे तो होने ही थे क्योंकि वह हेरोइन एडिक्ट है, पीटर उपहास पूर्वक बोला। मैं उसकी यह लत छुड़ाने में मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अजय ने कड़ी निगाहों से घूरा। तुम शायद डॉक्टर हो और यह कोठी तुम्हारे बाप का नर्सिंग होम है। मैं जानता हूँ कि क्या कर रहा हूँ। शायद इसलिए तुमने उसके तमाम कपड़े उतार कर उसे इस कमरे में लॉक कर रखा था। जब कोई हेरोइन एडिक्ट
इस लत से छुटकारा पाने की कोशिश करता है तो वक्त पर फिक्स न मिलने की वजह से वह आपे से बाहर हो जाता है और अपनी जान तक दे डालता है। उसकी सुरक्षा के लिए उसे लॉक करना जरूरी होता है और उसके कपड़े उतारना भी। अजय विषाक्त स्वर में बोला, और तुम्हारे हाथ में जो यह सिरिंज है, इसमें शायद ऐसी दवा भरी है जो इस किस्म के लोगों को लत छुड़ाने के लिए दी जाती है। पीटर ने घूरा। तुम फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा, अजय चुनौती भरे स्वर में बोला। जाओ, पुलिस को फोन कर दो। अजय को पता भी नहीं चला कि लीना कब चुपचाप दरवाजा खोलकर उसके पीछे आ खड़ी हुई थी। पीटर ने खा जाने वाले भाव में उसे घूरा। तुमने कपड़े क्यों पहन लिए? इस आदमी ने कहा था। लीना ने मरी सी आवाज में सफाई दी। अजय ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। कौन है यह? पीटर ने गुर्रा कर पूछा। पता नहीं, लगता है पहले भी कभी देखा है। ठीक है, इससे बाद में निपटूंगा। तुम इंजेक्शन लेना चाहती हो? मुझे फिक्स चाहिए। पीटर धूर्तता पूर्वक मुस्कुराया। वही है, वह बोला, लेकिन यह आदमी तुम्हें फिक्स नहीं लेने देगा। तुम इसकी गर्दन दबोच लो। इससे पहले कि अजय संभल पाता, लीना के दोनों हाथों की उंगलियां उसके गले पर जम गई। तभी पीटर उसकी ओर झपटा। अजय ने अपनी दाएं कोनी लीना के पेट में जमा दी। लीना गर्दन छोड़कर दर्द से बिलबिलाती हुई दोहरी हो गई। तब तक पीटर अजय के पास आ पहुंचा था। अजय ने उसके पेट में ठोकर जमाने के लिए लात चलाई, लेकिन पीटर खुद को बचा गया और साइड में आकर अजय के जबाड़े पर घूसा जमाने के लिए बायां हाथ चला दिया। अजय अपना जबड़ा तो बचा गया, लेकिन गर्दन को नहीं बचा सका। पीटर के वजनी घूसे ने उसे लड़खड़ाकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा गर्दन टूटने से बाल बाल बची थी। वह पीड़ा से होठ काटने लगा। पीटर पुनः उसकी ओर बढ़ा। गर्दन के दर्द की परवाह न करता हुआ अजय पूरी तरह सावधान था। पीटर की ताकत का अंदाजा भी अब उसे लग चुका था। इस दफा ज्यों ही पीटर ने घूसा चलाया, अजय ने ऐन वक्त पर उछलकर खुद को बचाया। फिर उसे संभलने का मौका दिए बगैर फुर्ती से उसके पीछे पहुंचा और उसकी दुम पर भरपूर ठोकर जमा दी। पीटर सामने वाली दीवार से जा टकराया। उसके हाथ से सिरिंज छूटकर नीचे गिरी और चूर चूर हो गई। उसमें भरा दर्द बूंदों की शक्ल में फर्श पर फैल गया। फर्श पर बैठी लीना ने फटी फटी आंखों से यह दृश्य देखा, फिर उछलकर खड़ी हो गई। यू स्वाइन, वह चिल्लाई, तुमने सिरिंज तोड़ दी? और घायल सिंघनी की तरह अजय की ओर झपटी। अजय ने अपना चेहरा नोचने के लिए बड़े उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे बलपूर्वक पीटर की दिशा में धकेल दिया। कुपित पीटर इस बीच अजय की ओर छलांग लगा चुका था। वह अचानक रास्ते में आ गई लीना से टकराया और संतुलन बिगड़ जाने के कारण दोनों फर्श पर जा गिरे। पीटर लीना को स्वयं से परे धकेलकर फौरन खड़ा हो गया। देखो पीटर, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, अजय उसे घूरता हुआ बोला। मैं इस लड़की को ढूंढने आया था, यह मुझे मिल गई। मैं इसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अब तुम खुद भी यहाँ से नहीं जा सकोगे, पीटर बर्फ जैसे सर स्वर में बोला और अपनी हिप पॉकेट पर हाथ मारा। अगले क्षण उसके हाथ में लंबे फल वाला खटकेदार चाकू प्रकट हो गया। बेवकूफ़ी मत करो, अजय बोला, हमें चले जाने दो। तुम यहाँ से सिर्फ उसी जगह जाओगे जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता। पीटर चाकू ताने उसकी ओर बढ़ा। अजय पीछे हटने लगा। मजबूरन उसे रुकना पड़ा। पीछे पलंग आ गया था। पीटर उस पर निगाहें जमाए सधे हुए कदमों से निरंतर आगे आता जा रहा था। उसके हाथ में थमे चाकू का फल खौफनाक ढंग से चमक रहा था। अजय ने एक ही झपाटे में पलंग पर पड़ा तकिया उठाया और उसके चेहरे पर खींच मारा, साथ ही खुद भी उसकी ओर लपका। पीटर तनिक बौखला गया था। इससे पहले कि वह संभल पाता, अजय ने उसकी दाईं कलाई दोनों हाथों में दबोच ली और उसकी जांघों के जोड़ पर घुटने से प्रहार कर दिया। पीड़ा से बिलबिला गए पीटर के हाथ से चाकू छूट गया। अजय ने उसे ठोकर मारकर दूर कोने में पहुंचा दिया। फिर वह दोनों हाथों से पीटर पर पिल पड़ा। जल्दी ही पीटर के हौसले पस्त हो गए। जवाबी हमला करना तो दूर रहा, वह अपना बचाव भी ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था। वह पिटता पिटता फर्श पर ढेर हो गया। अजय उसके सर और पसलियों में ठोकरें जमाने लगा। अजय ने तब तक बस नहीं की जब तक कि पीटर होश नहीं गवा बैठा। अजय हाँफता हुआ सीधा खड़ा हुआ ही था कि लीना वही चाकू ताने
उसे अपनी ओर आती दिखाई दी। चाकू फेंक दो, अजय पुनः गुर्राया। लीना ने मानो सुना ही नहीं था। वह यंत्र चालित सी आगे बढ़ती रही। उसका चेहरा तनावपूर्ण था और आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थी। चाकू फेंक दो, अजय पुनः गुर्राया। नहीं, लीना हिंसक स्वर में बोली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी सिरिंज तोड़ी है। जाहिर था कि लीना सही ढंग से सोच समझ पाने की स्थिति में नहीं थी। उससे कुछ भी कहना सुनना बेकार था। फ्रस्ट्रेशन की उस हालत में वह कुछ भी कर गुजर सकती थी। अजय उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, इसलिए मन ही मन कुछ तय करता हुआ पीछे हटने लगा। ठहरो, वह बोला, मैं पीटर के कमरे से तुम्हारे लिए फिक्स लाता हूँ। नहीं, लीना आगे बढ़ती हुई फुफकार कर बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। अजय पुनः पलंग के पास आ रुका। लीना ने निकट आकर जो ही उस पर वार किया, वह एक तरफ उछलकर स्वयं को बचा गया। लीना अपने ही झोंक में औंधे मुंह पलंग पर गिरी। अजय ने उसके हाथ से चाकू छीनकर बंद किया और अपनी जेब में रख लिया। लीना सीधी खड़ी हुई और बाकायदा उससे कूद गई। मजबूरन अजय को उसे पलंग पर पटकना पड़ा। फिर अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी कलाइयां पीठ के पीछे परस्पर कसकर बांध दी। लीना चीखती चिल्लाती हुई उसे गालियां बके जा रही थी। फर्श पर बेहोश पड़े पीटर की जेब से उसका रुमाल निकालकर अजय ने लीना के टखने भी आपस में बांध दिए। लीना का गालियां बकना जारी रहा। अजय ने अच्छी तरह देखकर तसल्ली कर ली कि उस कमरे से निकलने का दरवाजे के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं था। उसने लीना को उठाकर कंधे पर लादा और कमरे से बाहर आ गया। लीना के प्रतिरोध की परवाह किए बगैर उसने दरवाजा लॉक किया, की होल से चाबी निकालकर जेब में डाली और गलियारे में चल दिया। ड्राइंग रूम में आकर उसने लीना को एक सोफे पर डाल दिया। लीना जोर जोर से रोने लगी। वह कोने में रखे टेलीफोन उपकरण के पास पहुंचा। करीब 25 मिनट तक कोशिश करने के बाद वह विराटनगर में रविशंकर से संबंध स्थापित कर सका। रविशंकर ने सुना और उसे वहीं इंतजार करने को कह दिया। करीब 1 घंटे बाद डोर बेल की चीख सुनकर अजय प्रवेश द्वार पर पहुंचा। कौन है? उसने पूछा। पुलिस, बाहर से रोबेली आवाज में कहा गया। अजय ने दरवाजा खोल दिया। एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने 3 मातहतों सहित भीतर आ गया। उसी रात 2 घंटे बाद पूना में विक्रम होटल के सबसे शानदार स्वीट का दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खुद विक्रम राव भोसले ने खोला। 2 पुलिस अफसरों को सामने पाकर उसकी आंखें हैरानी से फट पड़ी। कहिए, वह फंसी सी आवाज में बोला। आपका नाम विक्रम राव भोसले है? डीएसपी रैंक के ऑफिसर ने पूछा। जी हाँ, भोसले बौखलाता सा बोला। डीएसपी ने एक कागज उसकी ओर बढ़ा दिया। यह आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। वह बोला, आपको लीना विक्टर नामक एक लड़की का अपहरण कराने के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, और अपने साथ आए इंस्पेक्टर को संकेत कर दिया। भोसले का चेहरा पक पड़ गया। इंस्पेक्टर को हथकड़ियों सहित अपनी ओर बढ़ता पाकर उसका माथा घूम गया। वह प्रतिवाद करना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से बोल नहीं फूटा। इंस्पेक्टर ने उसके हाथों में हथकड़ियां लगा दी। तीसरी शाम विराटनगर में अजय पुलिस हेडक्वार्टर में रविशंकर के सामने बैठा था। अब क्या हाल है तुम्हारे मेहमानों का? उसने पूछा। रविशंकर मुस्कुराया। लीना का अपहरण किए जाने के लिए भोसले और श्रीकांत एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वह बोला, और नरेन मुखर्जी इस बारे में सरासर अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है। वैसे पीटर ने जो बयान दिया है, उससे भोसले का तो पुलंदा बंध ही जाएगा इस मामले में। बेहतर है। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना है कि वक्त तो लगेगा, लेकिन वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक बार इस लत से छुटकारा पाने के बाद वह दोबारा कभी इसके फेर में नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे जबरन एडिक्ट बनाया जा रहा था। इसमें न तो उसकी मर्जी शामिल थी और न ही उसने शौक के तौर पर इसे अख्तियार किया था। सबसे बड़ी बात है कि उसके इस एडिक्शन का कोई भी शारीरिक या मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है। मानना पड़ेगा कि थंडर में छपी लीना की कहानी उन तमाम लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के मुकाबलों में मोटे मोटे दांव लगाया करते थे। वे सब समझ जाएंगे कि एक चांडाल चौकड़ी मिली भगत के मुकाबले कराकर उन्हें बेवकूफ़ बनाकर अपनी जेबें नोटों से भरते रहे हैं। अजय ने कहा। फिर पूछा, घनश्याम दास का पता चला? नहीं, वह अभी तक फरार है, लेकिन देर सबेर पकड़ा ही जाएगा। श्रीकांत क्या कहता है?
वह अपने ऊपर लगाए जा रहे हर इल्जाम से इनकार कर रहा है। रविशंकर बोला। लेकिन उसके इनकार करने से कुछ नहीं होगा। दीनानाथ ने जो बयान दिया है उसे फंसाने के लिए वही काफी है। बची कुची कसर लल्लन के बयान ने पूरी कर दी है। श्रीकांत नहीं बच सकेगा। जगमोहन ने कुछ कबूल किया? अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही वह अपना रिकॉर्ड चालू कर देगा। कैसे? सुलेमान ने सरकारी गवाह बनना मंजूर कर लिया है। रविशंकर बोला। जगमोहन द्वारा जय किशन की हत्या करने और कार एक्सीडेंट स्टेज करने संबंधी जो बयान उसने दिया है उसकी पुष्टि करने वाला एक प्रमाण अभी अभी मिला है। अजय चौंका। क्या? उसने अपने बयान में एक जगह कहा है कि जय किशन की हत्या के बाद जगमोहन ने कार की खिड़की का शीशा गिराकर उसे अपने पीछे आने का आदेश दिया था। दुर्घटनाग्रस्त कार की ड्राइविंग सीट वाली खिड़की का शीशा सरकाने वाले हैंडल पर जगमोहन की उंगलियों के साफ निशान पाए गए हैं, जबकि उस कार का मालिक हल्दीराम था और जगमोहन ने बार बार यह बात दोहराई है कि उसने कभी भी उस कार का इस्तेमाल नहीं किया था। रविशंकर ने जानकारी दी। सुलेमान को वजह से नरेन मुखर्जी भी फंस चुका है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स रैकेट में भागीदार होकर जनता को ठगने के आरोप में। हाँ, इस बखेड़ी की शुरुआत बॉक्सर गणपत की हत्या से हुई थी। अजय विचार पूर्वक बोला। हम जानते हैं श्रीकांत के आदेश पर हत्या जय किशन ने की थी, लेकिन इसे साबित नहीं किया जा सकता। यह बात खुद श्रीकांत ही कबूल करेगा। कैसे? अदालत से रिमांड लेकर इन सबको पुलिस कस्टडी में रखा गया है। रविशंकर बोला। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं और उनमें सांझे की हंडिया चौराहे पर फूटने वाले हालात पैदा हो गए हैं। 2-4 दिन और गुजरने दो, सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ने लगेगी। इनमें सबसे ज्यादा श्रीकांत और जगमोहन ही फंसे हुए हैं। दूसरा नंबर है भोसले का। उसके खिलाफ अपहरण का ज्यादा संगीन मामला है, जिसमें उसके साथ पीटर और श्रीकांत तथा जगमोहन भी शामिल है। लेकिन भोसले और नरेन मुखर्जी पर हत्या जैसे संगीन जुर्म का आरोप नहीं है। वे दोनों जरूर अपनी बला श्रीकांत के सर डालेंगे, बस तभी इनमें पूरी फूट पड़ जाएगी। अजय को सहमति सूचक सर हिलाता पाकर वह बोला। दरअसल श्रीकांत अभी तक सिर्फ इसलिए थोड़ा अकड़ा हुआ है क्योंकि जगमोहन चुप है। उसने श्रीकांत के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा है और जगमोहन इसलिए चुप है क्योंकि वह समझ रहा है उसके खिलाफ जय किशन की हत्या का अपराध साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब उसे हल्दीराम की कार में अपने फिंगरप्रिंट्स का पता चलेगा तो वह चुप नहीं रह सकेगा। जाहिर है कि अपनी जान बचाने के लिए वह सारा दोष श्रीकांत के मत्थे मरने में ही खैरियत समझेगा। उस सूरत में हर तरफ घिर चुका होने की वजह से श्रीकांत को सब कुछ कबूलना पड़ेगा। कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि जिस ढंग से यह केस निपटा है तुम उससे संतुष्ट हो? हाँ, और मैं इसमें तुम्हारे सहयोग के लिए शुक्रगुजार हूँ। यानी इस दफा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है? नहीं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जिंदगी में पहली बार तुम्हारे मुंह से ये शब्द तो निकले। आइंदा भी कोशिश करना कि तुम मेरे मुंह से यही शब्द सुनते रहो। जो हुक्म इंस्पेक्टर साहब। अजय सर नवाकर बोला। रविशंकर मुस्कुराकर रह गया। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।